आज भाई साहब हर जगह एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, सोना चांदी। किसी को भी अगर पकड़ लो, कहीं पे भी देख लो, हर कोई यही पूछ रहा है कि भैया सोना और चांदी का जो भाव है, जो रॉकेट बना हुआ है, ये ऐसे ही रॉकेट बना रहेगा या गिरेगा भी या रुकेगा भी। और सही भी है, 2025 को अगर गोल्ड सिल्वर का साल कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है। सोना चांदी 60% से ज़्यादा उछल चुके हैं एक साल के अंदर भैया, और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब वीडियोस, हर सोशल मीडिया रील में बस सोना 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 ही है, बस यही बात हो रही है। अब सवाल ही आती है कि क्या ये जो चलन बना रहेगा या वही होगा जो 1980 में हुआ था। क्या हुआ था 1980 में, पूरी बात, पूरी कहानी समझाता हूँ आपको, ठीक है। और आज अगर आपके भी दिल में हलचल है ना कि सोना मैं भी खरीद दूँ, मैं भी खरीद दूँ, तो उस हलचल पर लगाम लग सकता है ये पूरी कहानी सुनने के बाद। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि भैया एक बार पहले भी गोल्ड में सबको ये झटका दे चुका है। गोल्ड ने 68% का क्रैश हुआ था, और ठीक वही माहौल था जो आज का माहौल है। हर तरफ जहाँ जैसे सोने की बात हो रही है ना, चांदी की बात हो रही है ना, यही बात उस समय भी हो रही थी। और 68% का क्रैश बहुतों को बर्बाद किया था। सुनो ध्यान से, दुनिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड क्रैश। कहानी थी ग्रीड की, डर की और पावर की। अब इसमें हिडन ही है आज के इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ चेंजिंग लेसन, जो अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीन बाय सीन सुनाता हूँ आपको। सीन 1 सुनो। 1980 में गोल्ड का ऑल टाइम हाई चल रहा था। उस समय गोल्ड पहुँच गया था $850 पर आउंस, यानी कि आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर नंबर बताऊँ तो 1.2 लाख पर 10 ग्राम। उस समय 1.2 लाख गया नहीं था, मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि 1.2 लाख इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उस वक्त भी चला गया था। यानी कि जो रेट आज के रेट में चल रहा है उस टाइम भी वही चल रहा था। लेकिन भाई ये जो हाइट है ना, वो वहाँ तक पहुँचने के पीछे 3 ऐसे तूफान थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब सबसे पहला क्राइसिस सुनो, क्रूड ऑयल का ब्लास्ट। 1978 से 1979 तक ईरान में तख्ता पलट हुआ था। शाह रजा पहलवी गए और अयतोला खोमेनी आए थे। तेल प्रोडक्शन बिल्कुल धड़ाम हो चुका था। दिन के 4.8 मिलियन बैरल्स की कमी हो गई थी, मतलब कि वर्ल्ड आउटपुट का 7% गायब। और तेल की कीमत $13 से $34 तक पर बैरल पहुंच गया था। अमेरिका में पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी लाइन लगने लगी थी वहाँ पर। और जैसे ही एनर्जी महंगी होती है, लोग भागते हैं सेफ हेवन की तरफ, मतलब गोल्ड। डर बढ़ता चला गया, डिमांड बढ़ती चली गई, डिमांड आसमान छूता चला गया, इन्फ्लेशन और ऊपर बढ़ता चला गया। क्योंकि तेल महंगा हो गया तो सीधी सी बात है, हर चीज़ महंगी हो गई है। और महंगाई के इलाज के नाम पर लोगों को एक ही दवाई समझ में आती है, गोल्ड, सोना। दूसरा धमाका कब हुआ? रसिया वर्सेस अफगानिस्तान। ऑयल क्राइसिस जब हुआ था, ऑयल क्राइसिस, उस समय दो धारी तलवार के तरीके से चल रहे थे। एक तरफ तेल महंगा हो रहा था, दूसरी तरफ दुनिया में डर बढ़ रहा था। और तभी हुआ एक और धड़ाम, एक और बम फूटा। 1979 में सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और भैया ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब दुनिया की दो सबसे ताकतें अमेरिका और सोवियत यूनियन पहले से ही आमने सामने खड़ी थी। यूएसएसआर का अफगानिस्तान पर हमला एक जियोपॉलिटिकल ब्लास्ट हो गया। पूरी दुनिया के अंदर डर फैल गया कि कहीं ये आग वर्ल्ड वॉर 3 में न बदल जाए। अखबारों के अंदर हेडलाइंस थे, वॉर क्लाउड्स ओवर एशिया। लोग लग गए गोल्ड की दुकानों पर कि अब सोना खरीदना है, सोना खरीदना है, सोना खरीदो। सीन कुछ वैसा ही था जैसा आज के डेट में रसिया यूक्रेन में देखने को मिल जा रहा है, कि जो 3 साल से दोनों लड़े जा रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। बस एक स्पार्क चाहिए था और पूरी दुनिया में धमाका हो सकता था। ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स का पहला रिएक्शन हमेशा वही होता है कि कहाँ भागो? सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ। क्योंकि जब भी युद्ध या ग्लोबल क्राइसिस की गंध आती है ना, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए सेफ हेवन की तरफ, सेफ हेवन एसेट की तरफ भागते हैं, यानी कि सोने की तरफ भागते हैं। यानी कि हुआ भी यही था। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा तो उसके बाद गोल्ड आसमान छूने लगा।
फिर आया तीसरा क्राइसिस, अमेरिका के होस्टेसेस, यानी कि ईरान ने जिन अमेरिकन्स को अपना बंधक बना के रखा था, कैदी बना के रखा था। एक और ब्लास्ट, सबसे बड़ा और सबसे गंभीर क्राइसिस, क्योंकि इस बार यूएस खुद फंस गया था। नवंबर 1979 ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर ईरानियन रिवॉल्यूशनरी ने कब्जा कर लिया, यानी कि मतलब जो ईरानियन क्रांतिकारी थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। वहां पर काम कर रहे 53 अमेरिकन नागरिकों को बंधक बना लिया गया। अब सोचो भाई कि ये ड्रामा पूरे 444 दिन तक चला। हर हफ्ते दुनिया की हेडलाइंस बस एक ही थी कि वॉर शुरू होने वाला है, अमेरिका जवाब देगा। पूरा माहौल था कि अब वॉर हुई कि तब वॉर हुई। अब जरा सोच के देखो कि उसी वक्त एक तरफ सोवियत यूनियन पहले से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था, अब डर ये था कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। तीनों क्राइसिस, ऑयल शॉक, अफगानिस्तान वॉर और ईरान हॉस्टेजेस, एक साथ आने से पूरा ग्लोबल मार्केट ही हिल चुका था। इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और इन्फ्लेशन आसमान छोड़ जाएगा। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पागलपंती वाला दौड़, गोल्ड रश। हर कोई बस एक ही चीज़ खरीदना चाहता था, सोना, सोना और सिर्फ सोना। 1978 में सोना लगभग $200 पर आउंस पर था, लेकिन क्राइसिस के कारण लोग पैनिक बाइंग करने लगे और हर कोई सोना खरीदने लगा। 1989 में सोने की कीमत 126% बढ़ गई। इंडिया में भी यही सीन था। 1980 में गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के काफ़ी कंट्रोल्स थे। सोना इंपोर्ट करना आसान नहीं था, सरकार के परमिशन लगती थी। लेकिन इन सब के बावजूद डोमेस्टिक गोल्ड क्राइसिस ने इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो किया। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 937 रुपये पर 10 ग्राम से बढ़ करके 1330 रुपये हो गए, यानी कि 45% की बढ़ोतरी। ऑलमोस्ट आज के जैसा माहौल चल रहा है। जावेरी बाजार मुंबई वाला, चांदनी चौक दिल्ली वाला, इन जैसे बुलियर मार्केट में लाइन लगने लगी सोना खरीदने की। लोग अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स निकाल करके सोने में डाल रहे थे। टीवी एक्सपर्ट्स चीख कर कह रहे थे कि भाई गोल्ड $1000 जाएगा, $1500 छुएगा, $2000 क्रॉस करेगा। हर कोई सिर्फ सोने के सपने देख रहा था। और आप मुझे बताना, क्या आज भी यही नहीं हो रहा है? हर न्यूज़ चैनल पर, हर इंस्टाग्राम पर, हर रील, हर वीडियोज़ में हर इन्फ्लुएंसर आज सोने की बात नहीं कर रहा है। यही माहौल उस वक्त भी था। और तभी आया वो मोमेंट जब बैकग्राउंड में गाना बजने लगा, छन से जो टूटे कोई सपना, गोल्ड गोल्ड। हर तरफ बस यही गूंजती भैया। लेकिन इस चमक के पीछे अमेरिका की इकोनॉमी अंदर से जल रही थी। ईरान क्राइसिस ने तेल के दाम आसमान पहुंचा दिए थे। डॉलर कमज़ोर हो चुका था और फेड की लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ने आग में घी डालने का काम किया था। क्योंकि होता क्या है कि जब बैंक इंटरेस्ट रेट कम दे रही होती है तो आदमी वहाँ जाएगा जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। और सबको पता है उस वक्त कहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था, सोना में। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को लग रहा था कि भाई डॉलर तो अब बस नाम का रह गया है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गया, सीधा 13.5%। और अब ये बढ़ती महंगाई यूएस सेंट्रल बैंक के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। फेडरल रिजर्व को अब कुछ बड़ा और कुछ झटका देने वाला करना ही था। अभी पिक्चर में एंट्री होती है पॉल वॉकर की। उस समय के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जिन्हें लोग आज भी इन्फ्लेशन के हत्यारे के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 1979 सैटरडे इवनिंग फेड ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी भाई, क्योंकि फेड कभी भी शनिवार को रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। यानी कि सीधा संकेत था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पहली बार था जब फेड ने स्पेसिफिक और सख्त सिग्नल दिए कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाएगा, भले ही इसके लिए इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाना क्यों न पड़ जाए। और वहीं से शुरू हुआ वो कदम जब बाद में पूरी दुनिया ने नाम दिया जिसे वॉल्कर शॉक। फेड रेट्स को बढ़ा दिया गया, 11% से सीधा 20% कर दिया गया।
यानी कि बैंक्स ही अब इंटरेस्ट रेट लोगों को देने लग गए। 20% इंटरेस्ट दे रहे थे बैंक, अब इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक की इन्वेस्टर्स के होश उड़ जाएंगे भाई। और भाई साहब ट्रस्ट में, ये जो फेड का वॉल्कर शॉक था ना, वो गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए, हेज फंड और इंस्टीट्यूशंस के लिए 440 वॉट का झटका से कम नहीं था, क्योंकि इसने सोने की चमक को एक झटके में फीका कर दिया। इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला गया कि गोल्ड जैसा नॉन एंडिंग एसेट अब किसी को आकर्षक नहीं लग रहा था। सोने की चमक नहीं दिख रही थी। अब नॉन एंडिंग एसेट का मतलब समझो कि भाई देखो, सोना आपको इंटरेस्ट नहीं देता, इसमें पैसा तभी बढ़ता है जब इसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन जब बैंक आपको 15 से 20% का इंटरेस्ट देने लग जाए तो कोई भी बोलेगा ना भाई कि गोल्ड का को रखना, एफडी खुलवा लेते हैं। और यही हुआ। वहीं से गोल्ड की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लग गई। लोगों ने अपने पैसे बैंक्स और बॉन्ड्स में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहीं से शुरू होता है गोल्ड क्रैश। क्यों? क्योंकि पैनिक सेलिंग होने लगा, क्योंकि सब लोगों ने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। 1980 के एंड तक गोल्ड $600 से नीचे चला गया। बुलियन मार्केट में तबाही मच गई, डीलर्स दिवालिया हो गए, इन्वेस्टर्स की बचत सब मिट्टी में मिल गई। और जिन्होंने लेट एंट्री की थी, फोमो में खरीद लिया था, न्यूज़ की हेडलाइंस देख करके खरीदा था कि सोना जाएगा इतना, सोना जाएगा उतना, उन सब का वही हाल हुआ जो हर बबल के आखिरी में इन्वेस्टर्स का होता है। रिजल्ट क्या हुआ? वॉल्कर शॉक के बाद गोल्ड मार्केट 20 साल तक बियर मार्केट में रहा था। 20 साल तक, 1980 से 2001 तक $850 से गिर करके $271 पर, यानी कि 68% गिरा रहा गोल्ड। इन्वेस्टर्स बोले भैया कि गोल्ड से अब तौबा तौबा, अब नहीं खरीदेंगे गोल्ड। लेकिन इसी बीच अमेरिका रिकवर कर गया था, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, स्टॉक मार्केट बूम हो गया, इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हो चुका था। अब इससे सीख क्या मिलती है? उस वक्त गोल्ड क्रैश की वजह से कई इन्वेस्टर्स पर बर्बाद हो चुके थे। कई लोगों ने अपनी सेविंग्स तोड़ करके लाइफ टाइम सेविंग गोल्ड में लगा दी थी, वो सब बर्बाद हो गए। लर्निंग क्या मिलती है इससे? मार्केट टाइमिंग देखो, एक इम्पॉसिबल टाइमिंग होता है। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा एसेट कब किस प्राइस पर जाएगा। जितने प्रेडिक्शन करने वाले आपको सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर दिखते हैं, किसी की औकात नहीं है कि गोल्ड, स्टॉक, सिल्वर कि किसी की भी प्रेडिक्शन कोई कर दे। नहीं हो सकती, कर ही नहीं सकते। एक सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, और अंदाजे का मतलब होता है रियल नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। दूसरा लेसन, सारा पैसा एक एसेट पर मत डालो, अलग अलग एसेट में अपने थोड़े थोड़े पैसे डाल के रखो, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि किसी भी एसेट का सही से प्रेडिक्शन कर पाए। सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है और अंदाज़ा रियल नहीं होता। तीसरा लेसन, सेंट्रल बैंक की कभी भी पॉलिसी आ सकती है, और ये जो मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके प्राइस कभी भी हिल सकते हैं, न्यूट्रल नहीं है ये। चौथा लेसन याद रखना कि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स शॉर्ट टर्म में प्राइस कहीं भी ले जा सकते हैं। पांचवा लेसन, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। और इसीलिए भैया आज 2025 में जब गोल्ड फिर रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर है, 1980 का लेसन याद रखना। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि भाई वही हादसा फिर से होगा, लेकिन मैं ये अवेयर ज़रूर करा सकता हूँ आपको कि ये हिस्ट्री भले ही रिपीट नहीं होती, लेकिन राइम जरूर कर जाती है। मतलब कि उसके जैसा कुछ हो सकता है। अब आप बताओ कि क्या आज की गोल्ड रैली भी 1980 वाली कहानी जैसी दोहरा रही है? क्या आज भी हर तरफ न्यूज़ में बात नहीं हो रही है जो उस वक्त हो रहा था? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि अगली बार मैं ऐसा ही केस स्टडी आपके सामने लेके आने वाला हूँ सिल्वर पे भाई, क्योंकि सिल्वर भी आज गोल्ड से ज़्यादा तेज भाग रहा है। तो सिल्वर की रियलिटी भी बतानी बहुत ज़रूरी है, आपको जाननी भी बहुत ज़रूरी है। चाहिए आपको सिल्वर पर केस स्टडी? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने हर उन दोस्तों को भेजना जो गोल्ड हाँ भाई 25 तोला जो करते रहते हैं उनको ज़रूर भेजना। क्यों क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही है? हो सकता है, मे बी। भाई देखो, प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।